और कवर करेंगे हमारे अगले टॉपिक को, जो कि है असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, यानी कि अधिगमकर्ता की उपलब्धियों का मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के बारे में ये टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो भी परफॉर्मेंस विद्यार्थियों का रहता है उसके बारे में मूल्यांकन के संबंध में ये टॉपिक रहेगा। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले जानते हैं उपलब्धियों का मूल्यांकन की जो बात की गई है उससे क्या अर्थ है। देखिए, अब हम ये सभी जानते हैं कि विद्यार्थियों का सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। ये हम पहले के लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं और जानते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि एक निश्चित समय अंतराल में टेस्ट होते रहते हैं, उनको परखा जाता है और विभिन्न तरीकों से उनके प्रदर्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और उसका मूल्यांकन या आकलन किया जाता है। उसके आधार पर उन्हें फीडबैक भी दिया जाता है और इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है। तो इसके बारे में हम अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, उपलब्धियां क्या होंगी। उपलब्धियां वही है जो विद्यार्थी पूरे सत्र के दौरान समय समय पर जो परफॉर्मेंस दे रहा है, जो प्रदर्शन कर रहा है अलग अलग प्रकार का, और उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो सभी उसकी उपलब्धियां हैं, उसी को हम उपलब्धियां कहेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में वो कैसा है उस चीज को रिकॉर्ड करते हैं, ये उपलब्धियां होती हैं। और इनका मूल्यांकन यानी कि उपलब्धियों का मूल्यांकन, सिंपल सी टर्म है। अब देखिए, जब हम मूल्यांकन की बात होती है तो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि संख्यात्मक हो सकता है, यानी कि हम उसको ग्रेड्स दे सकते हैं, नंबर्स दे सकते हैं, या फिर उसकी जो गुणात्मक तरीके होते हैं कि उसके गुणों को मापने के, गुणात्मक स्किल्स को समझने के, उनकी योग्यताओं को समझने के, जैसे तर्क शक्ति में कैसा है, उसके आकलन में कैसा है, अवलोकन में कैसा है, तो ऑब्जर्वेशन, लॉजिक, ये सब कैसे हैं उसके, ये हम टेस्ट करते हैं। तो अलग अलग तरह से हम टेस्ट करते हैं, आप भी जानते हैं। कुछ के लिए हमें नंबर्स और ग्रेड्स देने पड़ते हैं, कुछ के लिए एक टिप्पणियां देनी पड़ती हैं कि विद्यार्थी उसमें कैसा है, नोट्स लिखकर देने पड़ते हैं। तो अब यहाँ पर जो बात की गई है उपलब्धियों को लेकर, वो ग्रेड्स, जैसे ग्रेड्स की हम बात करते हैं तो ग्रेडिंग पद्धति के बारे में हम सभी जानते ही हैं, क्योंकि आजकल स्कूल्स में ग्रेडिंग सिस्टम को ही अप्लाई किया गया है कहीं ना कहीं। और अगर ग्रेडों की हम बात करें तो ए प्लस, बी, सी, डी, ये सब आपने देखे होंगे। और यहाँ पर ग्रेडों के प्रकरण को हम जाने तो ए प्लस को यहाँ पर जो 90 से 100% तक लाते हैं उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाता है। ए लाते हैं उनको एक्सेलेंट कहा जाता है, जो कि 75 से 89% तक, 89% तक हो सकता है। उसी प्रकार से जो बी होता है, बी में रखा गया है 56%, यानी कि 56% से 74% के बीच में जो लोग परसेंटेज होगी, और उनको वेरी गुड कहा जाएगा। इसी प्रकार से 35 to 55% जो होगा वो सी ग्रेड होगी उसकी, और वो गुड कहा जाएगा। और डी यहाँ पर औसत हो जाता है 35% से कम। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम हम सभी कहीं ना कहीं वाकिफ हैं, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि ग्रेडिंग सिस्टम में ए प्लस के अंतर्गत क्या कहा जाता है, तो मतलब उसके परिणाम को क्या कहा जाता है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाता है, और कितनी परसेंटेज रेंज है। इस तरह के क्वेश्चन सीटेट में और कुछ ऐसे टेट एग्जाम्स जो हैं उनमें देखने मिलते हैं आपको। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप तैयार कीजिएगा इसमें। अब यहाँ पर आगे जो बताया गया है इसमें, ग्रेडिंग के अलावा यहाँ पर और पॉइंट बताया गया है कि जो उपलब्धियां रहती हैं विभिन्न स्तरों पर हम उनका आकलन करते हैं। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम तो एक अलग हो गया, जो मैंने आपसे पहले भी बात की। अब इसके अलावा कुछ टिप्पणियां भी देनी पड़ती हैं, जैसे कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिसके बारे में माँ बाप को हम नंबर्स के जरिए नहीं बता सकते, तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट लिखने पड़ते हैं कि आपका बच्चा इसमें, जैसे उसकी तर्क क्षमता कैसी है, उसका अवलोकन कैसा है, वो करिकुलम में कैसा है, और किस तरह से उसकी क्रिएटिविटी है, उसकी सृजनात्मकता है। तो इन चीज़ों को हम लिख कर बताते हैं, साधारण शब्दों में समझें। आपने रिपोर्ट कार्ड वगैरह देखे होंगे, तो आजकल ये इस टाइप का डेटा भी आपको रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह में मिलता है। तो ये उसी चीज़ की बात की जा रही है कि ग्रेडिंग के अलावा हम यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी भी रखते हैं जो कि उनके गुणात्मक चीज़ों से संबंधित होती हैं। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की इस पूरी प्रक्रिया में यही सब कुछ चलता है। देखिए आप यहाँ पर कि लगातार मूल्यांकन होता है, उसका जो समस्याएं बालकों को आ रही है, बच्चों को, उनका निदान किया जाता है, उन्हें प्रोत्साहन भी दिया जाता है, उनकी सराहना भी की जाती है, और विद्यार्थियों को उपलब्धि में सुधार लाने का मौका भी यहाँ पर दिया जाता है। तो इस पॉइंट के अंतर, इन पॉइंट्स के अंतर्गत आपको यही यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर आगे बताया गया है, उपलब्धि परीक्षण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के उपलब्धि परीक्षण, यानी कि शिक्षक निर्मित परीक्षण और मानकीकृत परीक्षण, दो परीक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। शिक्षक निर्मित, अब शिक्षक निर्मित की हम बात करें तो वो सारे परीक्षण जो कि शिक्षक द्वारा समय समय पर यहाँ पर विकसित किए जाते हैं।
ऐसे परीक्षण, ऐसे टेस्ट जिनकी हम बात करते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर अध्याय के खत्म होने पर या लेसन के खत्म होने पर यहाँ पर लिए जाते हैं, तो उनको यहाँ पर हम कहते हैं शिक्षक निर्मित परीक्षण। और आप भी जानते होंगे छात्रों के विकास के लिए ये बहुत आवश्यक हैं, जो समय समय पर उनको पाठ से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर लिए जाते हैं। अगला है यहाँ पर मानकीकृत है। मानकीकृत में आप इस तरह से समझिए कि मानकीकृत परीक्षण वो होते हैं जो कि एक निश्चित सत्र के दौरान, इसको अगर साधारण शब्दों में समझें जैसे एक सेशन होता है, उस सत्र के दौरान जब दूसरे सत्र में बालक जाना चाहता है तो उससे पहले हमें ये परखना होता है कि वो किन किन चीज़ों में कैसा रहा। तो उस समय जो टेस्ट लिए जाते हैं, बेसिकली जो ईयरली एग्जाम्स होते हैं, जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं, उनको आप इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। और अगर साधारण तौर पर समझे स्टैंडर्डाइज जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं मानकीकृत, इसमें एक डेफिनेशन ऐसे बनती है कि जब एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को, व्यक्तियों को परखने के लिए जो टेस्ट आयोजित किए जाते हैं, उनका एक निश्चित पैटर्न होता है, निश्चित क्वेश्चन होते हैं उसमें, और उनकी जो पास करने के लिए जो मिनिमम अंक चाहिए होते हैं वो भी डिफाइन किए जाते हैं, और एक ही तरह के क्वेश्चन सभी से पूछे जाते हैं। तो एक बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल को की स्किल्स को चेक करने के लिए मानकीकृत टेस्ट को आयोजित किया जाता है। अब ये बड़े स्तर पर भी हो सकता है, और विद्यार्थी स्तर पर हम माने तो इसमें जो एनुअल एग्जामिनेशंस वगैरह होते हैं वो इसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो शिक्षक निर्मित और मानकीकृत को आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ, रचनात्मक मूल्यांकन जिसे हम कहते हैं। और रचनात्मक मूल्यांकन बहुत ज़्यादा उपयोगी है अगर मूल्यांकन की बात करें तो। और यहाँ पर विद्यार्थियों की जो भी उपलब्धियां हैं, जो प्रदर्शन है, उसको जांचने का एक साधन है। अब रचनात्मक मूल्यांकन को रूपात्मक आकलन भी कहते हैं हम। इसमें बेसिकली होता यह है कि हम बच्चों को फीडबैक देते हैं कि उनकी क्या कमियां रही हैं जब हम मूल्यांकन करते हैं उनका, और उनको समझाते हैं कि क्या गलतियां उनको सुधारना होंगी, क्या सुधार करने होंगे जिससे कि वो बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो रचनात्मक मूल्यांकन में सुधारात्मक चीजें भी आ जाती हैं और उनको भी यहाँ पर ऐड किया जाता है। तो बेसिकली फॉर्मेटिव असेसमेंट इस चीज से जुड़ा हुआ है सब वही, लेकिन बस नाम आप याद रखें जो कि जरूरी है। इसमें बच्चों को जो सुधारात्मक फीडबैक होते हैं वो दिए जाते हैं इसके अंतर्गत। अब इसमें कुछ ग्रेडिंग यहाँ पर बताई गई है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन में कुछ ग्रेड्स के अकॉर्डिंग और ग्रेड पॉइंट जो चलते हैं, ये भी एक सिस्टम होता है बच्चों को आकलित करने का। इसमें देखिए आपको ग्रेड्स इस तरह से दी गई हैं। अंक मान लीजिए A1, A2, B1, B2, C1, C2, इस तरह से ये आगे यहाँ पर बढ़ता जाता है। और डी, उसके बाद E1 और E2, सभी में देखिए रेंज दी गई है मार्क्स की। A1 में है 91 से 100, और ग्रेड पॉइंट उसके सामने दिया गया है 10। A2 अगर आपकी आती है तो 81 से 90, माफ कीजिएगा 100%, 100 अंक आपके आए हैं, तो यहाँ पर अंक में है ये, और 9 आपकी ग्रेड पॉइंट होगी। तो इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम, ये ग्रेड पॉइंट वाला जो सिस्टम है, ये भी आपको देखने मिलता है आजकल के स्कूलिंग सिस्टम में। जो लोग जानते होंगे वो समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम वाला जो है ग्रेड पॉइंट के साथ में रहता है। तो इसको भी आप एज इट इज समझिएगा कि A1 के साथ में कौन से मार्क्स होते हैं और उसका ग्रेड पॉइंट क्या होता है। इस चीज़ को लेकर कुछ प्रश्न देखने में आए हैं यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्स में, तो ये भी कुछ इससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये हमने समझा, तो इसको आगे चलते हैं। अब रचनात्मक मूल्यांकन के लिए योजना बताई गई है यहाँ पर। तो किस तरह से आप योजना का निर्धारण करते हैं रचनात्मक मूल्यांकन में, इसकी स्टेप्स दी गई हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में। तो रचनात्मक निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करना, सबसे पहले तो ये चीज है कि हमारा फोकस हम किन चीजों पर रखना चाहते हैं। यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में इस चीज की बहुत उपयोगिता है कि आपका फोकस किस चीज पर है, क्या आपके उद्देश्य हैं, उनको निर्धारित कीजिए सबसे पहले। क्या आप विद्यार्थियों का परीक्षण करना चाहते हैं, किन पॉइंट्स के आधार पर। अगला है यहाँ पर शिक्षा संबंधी परिणाम और आवश्यकताओं के निर्धारण को, अपेक्षाओं को बांटना। तो बेसिकली विद्यार्थियों का जो परफॉर्मेंस आ रहा है और जो वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उनकी उपलब्धियां हैं, उनसे उनकी शेयरिंग की जाए, उनको समझाया जाए कि आपने ऐसा प्रदर्शन किया, इसमें आप थोड़ा कम रह गए और इसको आप इस तरह से सुधार सकते हैं। तो ये चीज़ है। अगला पॉइंट है स्पष्ट रूप से निर्धारित कसौटियों का उपयोग करना या फिर ऐसे स्तरों का। बेसिकली ये चीज़ है कि जब हम टेस्ट करने जा रहे हैं, अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हमें ये अपने बात में क्लियर रहना चाहिए कि हम किन किन तरह की चीज़ों का, किन किन टेस्ट का, किन किन उपकरणों का उपयोग करेंगे जिससे कि हम वो उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें जो हम विद्यार्थी की जिन क्षमताओं को आंकना चाहते हैं। तो बेसिकली अपने उद्देश्यों के अकॉर्डिंग टेस्ट और जो उपकरण है उनको
आइडेंटिफाई करना। अगला है उदाहरण और आदर्श का प्रयोग करना। तो आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, आइडियल्स ले सकते हैं जिनके जरिए ये यूज कर सकें इस चीज में, कि आप उसके जरिए टेस्ट कर सकें विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से। फीडबैक के साथ भविष्य की सलाह देना। इसमें फीडबैक और फीड फॉरवर्ड दोनों ही चीजें होती हैं, यानी कि आप विद्यार्थियों को उनका फीडबैक भी दे रहे हैं होते हैं कि आपकी क्या कमियां रह गई हैं, और ये भी बता रहे होते हैं कि आप उनको सुधारने के लिए आगे क्या करें। तो फीडबैक और फीड फॉरवर्ड दोनों चीजें इसमें चलती हैं। अगला है विद्यार्थियों का निर्धारण करें, विद्यार्थियों का स्व निर्धारण करें। यहाँ पर बेसिकली ये है, यहाँ पर विद्यार्थियों को यह मौका मिलता है कि वो स्व निर्धारण कर सकें। यहाँ पर स्व वर्ड आएगा, ये लिखा गया, यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है तो आप इसको समझ लें, विद्यार्थियों का स्व निर्धारण। तो विद्यार्थी स्वयं अपना आकलन करते हैं, स्वयं समझते हैं कि उनको क्या कमियां आ रही हैं, और खुद के स्तर को समझ पाते हैं और आगे उसके अनुसार कार्य कर पाते हैं। ये इसका एक लाभ है। अगला है यहाँ पर विद्यार्थी अपने प्रगति का विवरण रखें। तो स्वयं विद्यार्थियों को ये चीज कही जाती है कि आप इसमें अपना रिकॉर्ड रखिए कि आपने चीज़ों को कैसे परफॉर्म किया है। कई ऐसे टूल्स होते हैं जिनके ज़रिए वो देख सकते हैं कि हम किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी कहाँ कमियां हैं, हम इस चीज़ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाता है रचनात्मक मूल्यांकन की इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत, ये बताया गया है। अगला लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, शिक्षक विद्यार्थियों की प्रगति का रिकॉर्ड रखें। तो ये तो डेफिनेट है कि हर शिक्षक को विद्यार्थियों की जो अचीवमेंट्स हैं, जो उपलब्धियां हैं, उनका रिकॉर्ड रखना बहुत आवश्यक है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, ताकि उनको सुधारात्मक कदम उठाने के लिए भी उन्हें सलाह दे सकें, और बाद में जब आगे के जो विद्यार्थी आएंगे उसके लिए भी एक ये टूल का काम करे, एक डेटाबेस आपका तैयार रहे कि किस किस समस्या को विद्यार्थियों को सामना करना पड़ता है, और उनको आगे आने वाले शिक्षण के दौरान आप अन्य विद्यार्थियों को पढ़ाते समय उनका उपयोग कर सकते हैं एक रेफरेंस लेने के लिए। तो शिक्षकों के लिए भी ये कहीं ना कहीं एक अच्छा टूल हो जाता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन की जो योजना होती है उसके ये चरण आप बताए गए हैं, और इसमें शामिल किया गया एक तरह से स्टेप्स हैं किस तरह से आप फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। तो इस टॉपिक में हमने यहाँ पर काफ़ी कुछ समझा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। तो अधिगमकर्ता की उपलब्धियों का मूल्यांकन हमने समझा इस टॉपिक में, और ये एक अच्छा टॉपिक है। इसके ग्रेड वगैरह के जो क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, तो ग्रेड क्वेश्चंस को आप बेसिकली याद रखें, ये आपको काम देंगे, और प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो और आपको क्लियर होगा जब हम प्रैक्टिस आंसर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको कवर करेंगे। तो ये यहाँ पर हमने पढ़ा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।